सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू। और हम अभी रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन टाइप ही होगा, बट मैं बुक से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों का थ्योरी ही नहीं क्लियर होता है एंड दे जस्ट गो टू द एमसीक्यू एंड फिर वो एमसीक्यू कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट भी है। इससे 4-5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो कि लोग सोचते हैं कि अरे इससे तो नहीं आएंगे एंड वो अवॉइड करके चले जाते हैं। तो देख लेते हैं, जनरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे इज़ द चैप्टर। ठीक है, इसका वेट मेरे को इसका साइज कम करना है। Let me choose another color. Green is better. सो एक्सरेज वर डिस्कवर्ड, कब डिस्कवर हुई थी? एंड ये क्वेश्चन वेरी बेसिक है बट फिर भी आ जाता है। अभी आर्मल का एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें यही आया था। विल्हेम कॉनराड रंजन के बारे में क्या आया था कि वो कहाँ के फिजिस्ट से, ब्रिटिश फिजिस्ट आ गया और भी फिजिस्ट लिख के आ गया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा। तो उसमें पूछा गया था जर्मन फिजिस्ट के बारे में। सो एक्सरेज कहाँ पर कब डिस्कवर्ड हुई? 8 नवंबर 1895 बाय सर विल्हेम कॉनराड रॉन्जन एंड ही वॉज ए जर्मन फिजिस्ट वाइल स्टडिंग इन ए हाई वोल्टेज डिस्चार्ज फिनोमेना। वो किस में स्टडी कर रहे थे? हाई वोल्टेज डिस्चार्ज फिनोमेना एंड इन पार्सली वैक्यूम ट्यूब थी जिसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। So he noticed the fluorescence of a barium platinocyanide screen lying several feet away in the same room. तो उन्होंने क्या नोटिस किया? एक फ्लोरेसेंस मतलब एक चमक आ रही है बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की एक स्क्रीन पड़ी थी उससे, जो कि कहाँ पे थी? सेवरल फीट, कुछ फीट दूर थी उस कमरे में जहाँ पे ये कर रहे थे, वहाँ से उनको चमक आ रही है। तो उन्होंने उसको सोचा कि अच्छा ये कैसे आ रही है। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने जब ये रिवाइज़ किया तब भी आ रही है, तो फिर उन्होंने आइडिया लगाया इससे कोई तो रेज निकल रही, बट ही वॉज नॉट नोइंग अबाउट द रेज। सो ही जस्ट नेम्ड इट एक्स रेज बिकॉज ही वॉज ए फिजिस्ट। एंड फिजिक्स में अगर हम कुछ भी ले रहे हैं न्यू तो उसको एक्स लेट वाई ऐसे होता है ना, तो उन्होंने एक्स रेज नाम दे दिया because he didn't know about their exact nature at that time. And during the following years he and many other workers studied the nature and properties of x-rays. फिर इसके बाद क्या हुआ है, उन्होंने और उनके कुछ वर्क मतलब अदर लोगों ने भी जो कहीं और से भी उन्होंने स्टडी किया इसके नेचर पे एंड कि क्या है कैसे है, तो फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई। क्या हैं वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। एक्सरेज कैसी रेज होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जो कि बिहेव करती हैं दो तरीके से, एज वेव्स की तरीके से भी एंड पार्टिकल की तरीके से भी करती हैं, एज वेल एज पार्टिकल। सो दे पजेस ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर। उनमें ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है जो कि मोर देन होती है अल्फ़ा रेज से एंड अल्फ़ा पार्टिकल से एंड लेस होती है देन द गामा रेज से। अल्फ़ा को रेज नहीं बोलते, पार्टिकल बोलते हैं। सो बीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली कैसी होती है? न्यूट्रल होती हैं। एंड हाउएवर दे कैन कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैसेज इनडायरेक्टली एज दे कैन रिमूव ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है ये आयनाइजेशन कर सकती हैं गैसेस का इनडायरेक्टली, एंड इसके अलावा ये ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम से उनको रिमूव कर सकती हैं। सो दियर वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम की बीच की होती है। वेवलेंथ भी एग्जाम्स में अक्सर पूछ देता है, इसमें बस एंगस्ट्रॉम की वजह से जगह कहीं नैनोमीटर पूछ देगा, कहीं पिकोमीटर, मतलब यूनिट बदल देता है बट पूछ देता है। एंड हैविंग एनर्जी लेवल्स ऑफ 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
एंड इसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो कितनी होती है, 25 से 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। एंड दे ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। कितनी होती है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कितनी है, 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 125 किलो इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच में। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब लो वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी। एंड स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक लाइट रेज। लाइट रेज जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। हाउएवर अनलाइक लाइट रेज दे कैन नॉट बी फोकस्ड बाई ए लेंस। जबकि लाइट रेज की जैसे ही इनको लेंस से फोकस नहीं किया जा सकता, ये पार कर जाती हैं, मतलब पेनिट्रेशन पावर इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड दे लिबरेट माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ हीट ऑन पासिंग थ्रू मैटर। ये माइन्यूट अमाउंट मतलब कुछ अमाउंट में हीट वो जनरेट करती हैं या फिर मतलब निकालती हैं जब ये किसी मैटर से पास होती हैं। तो इसको ऐसे समझो जैसे कि एक कुछ भी है जो किसी चीज़ को, एक रे है जो किसी चीज़ से पास हो रही, सपोज लेंस से ही पास हो रही। अब वो लेंस से जब पास होगी तो उसको कुछ एनर्जी लगेगी उसको पार करने में, तो जो एनर्जी उसको लगी उसको पार करने में वो हीट के तौर पे लिबरेट कर देते हैं। एंड दे कैन कॉज फ्लोरेसेंस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल्स। ये कुछ क्रिस्टल से एक्ट करके फ्लोरेसेंस भी जनरेट करते हैं। दे कैन कॉज फोटोग्राफिक इफेक्ट ऑन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स। फोटोग्राफिक इफेक्ट्स भी सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स पे ये करते हैं, विच इज़ केमिकल चेंज, जो कि होता है केमिकल चेंज। दे कैन प्रोड्यूस अदर केमिकल्स एज वेल एज बायोलॉजिकल चेंजेस। ये केमिकल चेंजेस कर सकते हैं बॉडी में, इसके अलावा बायोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं, बिकॉज ये आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन करवा देते हैं सेल्स में, जिससे कि चेंजेस का चांसेस रहता है, और इसी वजह से जेनेटिक चेंजेस भी पॉसिबल हैं, ठीक है। एंड हिस्टोरिकली द अर्ली एक्सरे ट्यूब्स वर कोल्ड कैथोड ट्यूब्स। जो अर्ली एक्सरे ट्यूब्स वर यूज्ड, जो पहले यूज़ होती थी वो कैसी थी, कोल्ड कैथोड ट्यूब थी। सच ट्यूब कंसिस्टेड ऑफ ग्लास बल्ब इन विच अ पार्शियल वैक्यूम हैड बीन प्रोड्यूस्ड। ऐसी ट्यूब जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं ग्लास बल्ब को, जिसमें कि एक होता है पार्शियल वैक्यूम हैड बीन प्रोड्यूस्ड लीविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस। तो ऐसी ट्यूब क्या होती है, ये ग्लास बल्ब होता था, पार्शियल वैक्यूम होता था एंड इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस होती थी। इन इट वर, जिसमें कि सील्ड 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसमें कि 2 सील्ड इलेक्ट्रोड्स होते थे, 1 नेगेटिव विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैथोड एंड अदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज़ नोन एज एनोड। सो कैथोड टर्मिनल वॉज नॉट हीटेड, कैथोड को हीट नहीं करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ द गैस इन द ट्यूब। तो जो कैथोड टर्मिनल है इसको हीट नहीं करते हैं, इसमें फिर हम दोनों टर्मिनल्स के बीच में अप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज, जो कि कॉज करता है आयनाइजेशन ऑफ द गैस इन द ट्यूब विथ रिलीज ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which produced X-rays upon striking the positive terminal, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हाई वोल्टेज दिया, आयनाइजेशन हुआ गैसेस का, एंड ट्यूब में जो हाई स्ट्रीम एक इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज हो रही है वो आपकी जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। गैस ट्यूब तो ये मतलब जाते हैं नोड की तरफ स्ट्राइक करने के लिए, बट गैस ट्यूब में दिक्कत हो रही थी कि वो डाइवर्ट हो जा रहे थे इलेक्ट्रॉन जिनको जाना था एनोड की तरफ। गैस ट्यूब इज़ नाउ एब्सोल्यूट नॉट ओनली because of its inefficiency but also because tube MA could not be changed independently of KV, making it difficult to control X-ray quantity and quality। तो ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गैस ट्यूब है
अभी नहीं यूज होती। क्यों नहीं यूज होती? क्योंकि इसका जो इनएफिशिएंसी थी, एक तो क्योंकि उसमें डाइवर्ट हो जा रहे थे बिकॉज वैक्यूम नहीं था, और इसके अलावा जो ट्यूब एमए है उसको इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते थे ऑफ केवी, जिससे कि मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एक्सरे क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंडिपेंडेंटली। एंड इन 1930s, और उस अभी जो हम लोग वैक्यूम इसमें मेंटेन करते हैं एक्सरे ट्यूब में, वो कितना होता है 10⁻³ mmHg, जो कि अभी न्यू एक्सरे ट्यूब्स हैं उनमें हो रहा है, पहले वाली कोल्ड कैथोड ट्यूब्स में नहीं होता था। ठीक है। एंड 1913 में W.D. कूलिज इन्वेंटेड ए न्यू टाइप ऑफ ट्यूब बेस्ड ऑन रेडियोग्राफिकली डिफरेंट प्रिंसिपल। 1913 में कूलिज ने एक न्यू टाइप ऑफ एक्सरे ट्यूब इन्वेंट की, जिसको कूलिज ट्यूब भी बोलते हैं। दिस वाज द हॉट कैथोड ट्यूब। हॉट कैथोड ट्यूब पहले क्या थी? कोल्ड कैथोड ट्यूब। नाउ हॉट कैथोड ट्यूब। एंड सो केवी एंड एमए वर कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली। दिस इज वाई केवी और एमए जो हैं वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड होने लगे। मॉडर्न ट्यूब्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ओके, मॉडर्न ट्यूब्स इसी कूलिज ट्यूब की प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। नाउ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। So X-rays are produced by energy conversion when fast moving electrons from filament of X-ray tube interact with the tungsten anode। जैसे एक्सरेज जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एनर्जी कन्वर्जन से प्रोड्यूस होती हैं, जबकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिलामेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब इंटरेक्ट विद द टंगस्टन target which is anode. So the kinetic energy of the electron is passing across the voltage is increased by E is equal to EV। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की जब वो पास करती है V वोल्टेज से, तो वो इंक्रीज हो जाती है विद द EV। सो E इज़ द एनर्जी आपकी, एंड ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्टेज। So as the electron kinetic energy is increased by raising kVp, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे इंक्रीज होती है? अगर हम kVp बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बोथ इंटेंसिटी भी बढ़ेगी kVp के बढ़ाने से, एंड एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम भी बढ़ेगी। kVp बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? kVp से इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ द एक्सरे बीम। एंड MAS से क्या कंट्रोल हो रहा था? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो एट 100 MA फॉर एग्जांपल 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब एवरी सेकेंड। तो इन एन एक्सरे यूनिट ऑपरेटिंग एट 70 kVp फॉर एग्जांपल ईच इलेक्ट्रॉन्स अराइव्स एट द टारगेट विद ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Since there are 1.6 × 10⁻16 joule per kilo electron volt, this energy is equivalent to, तो ये एनर्जी कितने की इक्वलेंट होती है? 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 × 10⁻16 जूल पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.12 × 10⁻14 जूल। ठीक है। एंड सिंस हाफ mv², ये E क्यों लिखा है? E इज़ द मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हाफ mv² इज इक्वल टू 1.12 × 10⁻⁴, वेयर me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and v is the velocity gained by the electron. So by putting the value of mass of electrons, we find that the velocity of electron is, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कितनी है? 1.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अराइविंग एट ए टारगेट एट 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है? 1.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एंड टारगेट पे एट 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे। हेंस द 70 kVp मैक्सिमम speed of electron would be approximately 50% of the velocity of light. Same since as electron approaches the speed of light, its mass increases.
जब हम 70 kVp पे होते हैं तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 50% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, इट्स मास इंक्रीजेस, इसका मास जो होता है वो बढ़ जाता है। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी स्लाइटली लेसर देन द कैलकुलेटेड एज अबव, तो उससे थोड़ी सी कम होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड टारगेट इज़ ओनली 1 to 3 सेंटीमीटर। जो फिलामेंट एंड टारगेट के बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1 से 3 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। एंड इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन समथिंग लाइक 10⁻⁻10 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है 10⁻⁻10 सेकेंड। ऐसे माइनर से पॉइंट्स हैं, अगर पूछ दिए लोगों ने रिवाइज नहीं किए तो फंस सकते हैं। डिस्टेंस 1 to 3 सेंटीमीटर एंड टाइमिंग 10⁻⁻10 सेकेंड्स लगता है। व्हेन दीज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट द हैवी मेटल एटम, जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं हैवी मेटल एटम को ऑफ द टारगेट, दे ट्रांसफ़र दियर काइनेटिक एनर्जी टू द टारगेट एटम। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल एटम के टारगेट पे स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। एंड दीज इंटरेक्शंस अकर विद इन अ वेरी स्मॉल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और जो ये इंटरेक्शंस हैं ये कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में होते हैं इनटू द टारगेट। एज दे अकर दीज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्लो डाउन एंड फाइनली कम नियरली टू रेस्ट। फिर क्या होता है, ये जो हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्लो हो जाते हैं, फाइनली कम आते हैं नियरली टू द रेस्ट में। देन दे are conducted through X-ray anode assembly and out into associated electronic circuitry। ठीक है, the high speed electrons interact with either orbital electrons या फिर nuclei of the target के साथ करेंगे interaction results in the conversion of kinetic energy। अब इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि वो काइनेटिक एनर्जी या तो थर्मल एनर्जी हीट में चेंज हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड एक्सरेज में चेंज हो जाएगी। एंड ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज गोइंग ऑन, वेदर इट इज़ विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और विद द न्यूक्लियाई ऑफ द टारगेट एटम हो रहा है। एंड हीट प्रोडक्शन देख लेते हैं हम। द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के साथ ऑफ द टारगेट एटम, बट डू नॉट ट्रांसफर सफिशिएंट एनर्जी ऑफ दीज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स टू आयनाइज देम। ठीक है, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से टारगेट एटम के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन वो उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर सकें। तो इस पे इंस्टेड ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली रेज्ड टू एन एक्साइटेड स्टेट, दे व्हेन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली ड्रॉप बैक टू दियर नॉर्मल एनर्जी लेवल, देयर इज इमिशन इज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन और हीट। तो क्या होता है, वो जब वो एक्साइट नहीं कर पाता है तो खुद की एनर्जी लूज कर देता है। एंड द कांस्टेंट एक्साइटेशन ऑफ रिटर्न ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट एक्साइटेशन ऑफ रिटर्न ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट जनरेटेड इन द एनोड ऑफ एक्सरे ट्यूब। एंड यही वजह से जो एक्सरे ट्यूब एनोड पे हीट जनरेशन होता है, यही रीज़न है। एंड जनरली मोर देन 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है जो ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड टू हीट विच लीव्स लेस देन 1% अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन। तो जो होती है हीट, उसमें 99% काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, लेस देन 1% से आपके एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द एनोड इंक्रीजेज डायरेक्टली विथ इंक्रीजिंग ट्यूब करंट। और जो प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है एनोड में, ये इंक्रीज होता है डायरेक्टली विथ इंक्रीजिंग ट्यूब करंट के साथ।
तो ये कैसे होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट का, जो एनोड जैसे इंक्रीज होगा डायरेक्टली विद इंक्रीजिंग ट्यूब करंट। सो डबलिंग द सर्किट करंट डबल्स द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। अगर सर्किट करंट को हम डबल करेंगे तो इससे क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस डबल हो जाएगी, यानी कि एमए अगर हम डबल कर रहे हैं तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है वो भी डबल हो जाएगी। हीट प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस डायरेक्टली विद द इंक्रीजिंग केवीपी। अगर केवीपी भी हम बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका हीट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एटलीस्ट इन डायग्नोस्टिक रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। जो इफ़िशियंसी एक्सरे प्रोडक्शन की इंडिपेंडेंट होती है करंट पे। इफ़िशियंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग केवीपी। इफ़िशियंसी जो होती है एक्सरे कितना प्रोड्यूस होगा वो केवीपी पे डिपेंड करती है और करंट पे यानी कि एमए पे डिपेंड नहीं करती है। एट 60 केवीपी ओनली 0.5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द एक्सरेज। ठीक है, 60 केवीपी पे क्या होता है 0.5% ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट होगी आपकी एक्सरेज में। एट 100 केवीपी पे अप्रॉक्सीमेटली 1% इज कन्वर्टेड टू द एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज आर जनरेटेड बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस। दो डिफरेंट प्रोसेसेस से जनरेट होते हैं। व्हेन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी इन द टारगेट ऑफ द एक्सरे ट्यूब। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज करते हैं एनर्जी इन द टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब, वन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस ऑफ टंगस्टन एटम्स। तो एक जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, तो with the tungsten atom we are using as an anode, so producing x-rays that are termed as general radiation or Bremsstrahlung radiation। तो जो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं जनरल रेडिएशन या Bremsstrahlung रेडिएशन, विच इज़ जनरली यूज्ड इन general radiography, and the second involves collision between high speed electrons and electrons in the cells of the target tungsten atom, producing x-rays that are called characteristic atoms। न्यूक्लियस के साथ अगर इंटरेक्शन हो रहा है देन इट विल बी प्रोड्यूस्ड जनरल रेडिएशन ऑफ Bremsstrahlung रेडिएशन, एंड इफ इट इज इंटरेक्टिंग विद द ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन so then it will produce characteristic radiation which is frequently used in mammography, okay, and thermionic emission। What is thermionic emission? This is important phenomena in radiology। A substance which readily releases electrons when heated is known as thermionic emission। जब कोई सब्सटेंस रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन्स को जबकि हीट किया जाता है, जब उसको हीट करेंगे तो उससे क्या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक इमिशंस। थर्मियॉन्स इमिट हो रहे हैं इन द एटम्स which make up the material। the outer cell electrons are loosely bound than the inner electrons because they are further away from the nucleus। तो एटम में क्या होता है जो कि मेकअप करता है मटेरियल का, द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स का आर लूजली बाउंड देन द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू a body increases the kinetic energy of its atoms, so increases the violence of their collision। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका कोलिजन भी बढ़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कोलिजन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स मे बी डिसलॉज्ड फ्रॉम द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स सो रिलीज्ड नियर द outer of the body travel only a relatively short distance, but they are released near the surface of the material। So in the thermionic emission this is the mechanism by which the electrons are emitted। thermionic emission क्या है, एक mechanism होता है जिसमें कि electrons emitted होते हैं। higher the temperature of the body higher will be number of electrons that will have sufficient energy to break free from the influence of surface of the atom of the body। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका
जो कैथोड होता है वहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन यूज़ होता है। जब हम उसको कैथोड को हीट करते हैं फिलामेंट को, तब वो क्या रिलीज़ करता है, इमिट करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। यानी हायर जितना हम बढ़ाएंगे हीट उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। सो द इफ एंड ये जो थर्मियोनिक इमिशन है इसको एक और नाम से जानते हैं, थर्मियोनिक इमिशन आल्सो नोन एज एडिशंस इफेक्ट। ठीक है। सो द इफिशियंसी ऑफ थर्मियोनिक इमिटर्स मे बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग देयर वर्क फंक्शन विच इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो ये इफिशियंसी होती है थर्मियोनिक इमिशन की, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। द वर्क फंक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क विच मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एस्केपिंग फ्रॉम द बॉडी। तो जो वर्क फंक्शन है अमाउंट ऑफ वर्क का विच मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एस्केपिंग फ्रॉम बॉडी, it can be considered as the amount of work which must be performed on an electron to enable it to escape from the body। तो इसको कैसे कंसीडर किया जाता है, एज द अमाउंट और वर्क विच मस्ट बी परफॉर्म्ड on an electron to enable it to escape from the body, and substances which are good thermionic emitters have a lower work function than those which are poor thermionic emitters। तो जो सब्सटेंसेस गुड थर्मियोनिक इमिटर्स होते हैं उसमें लोअर वर्क फंक्शन होता है देन विच आर पुअर थर्मियोनिक इमिटर्स, सिंस इन द फॉर्मर लेस वर्क इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जो गुड थर्मियोनिक इमिटर्स होते हैं उसमें लेस वर्क रिक्वायर्ड होता है to allow the electrons to escape। the amount of thermionic emission from a body is controlled by thermionic emissions किससे कंट्रोल होता है, the temperature of the body से, material of the body से, and surface of the body से। so here थर्मियोनिक इमिशन दिखाया गया है आपको। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो हीट अप्लाई की गई तो ये सब एक्साइटेड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ से ये अपना निकलने लग जाएंगे। ठीक है। एंड ये अनहीटेड में रेस्टिंग फेज में आपके पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। देन यहाँ पे देख लो जब हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपना इधर उधर निकल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है। Now Bremsstrahlung radiation, when Bremsstrahlung and characteristic, there is two main types of X-ray production। when an energetic electrons that completely avoids the orbital electrons, जब एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होता है कम्प्लीटली अवॉइड करता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को, में कम सफिशिएंटली उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम के आ जाता है, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब एनर्जी के इन्फ्लुएंस में वो, और न्यूक्लियस भी उसको पुल करता है बिकॉज इट हैज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड इफेक्ट। सो इस वजह से वो जब क्लोज टू द न्यूक्लियस के आ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिस कोलम्बियन फोर्स, इसको कोलम्बियन फोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स मैनी प्रोटॉन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ही कम होती है। तो व्हेन एन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पासिस बाय द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के पास से वो गुजरता है, इट इज़ डिक्सेलरेटेड, फिर वो डिक्सेलरेट हो जाता है। डिक्सेलरेट का मतलब है रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, जो लॉस हुआ जितना भी उसकी एनर्जी में, तो वो एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज नोन एज ब्रैमस्ट्रलंग एक्सरेज। तो ये जो टाइप का एक्सरेज कन्वर्जन हो रहा है इसको ब्रैमस्ट्रलंग
एक्सरेज बोलते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ईच इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ब्रेमस्टैलिंग प्रोसेस, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि लॉस्ट होता है बाय ईच इलेक्ट्रॉन के द्वारा ड्यूरिंग ईच इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो होता है ड्यूरिंग द ब्रेमस्टैलिंग प्रोसेस, दस energy x-rays that produced is determined by the type of electron interaction with the nucleus and distance between electron and nucleus। तो ये किस टाइप का इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन है एंड उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में कितनी थी, कितने पे डिक्सलरेट हुआ, तो उस पर उसकी एनर्जी डिपेंड करती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज़ वेरी less than the electron interact very close to the nucleus and more kinetic energy is lost। so जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो हाई एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन निकलेगा एंड हेड ऑन द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ टारगेट न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर मैक्सिमम एनर्जेटिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो क्या होता है, मोर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो आपका हो गया। एक हेड ऑन डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन का टारगेट के साथ अगर हो रहा है तो लॉस ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाएगी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें मैक्सिमम आपकी एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस्ड होगा क्योंकि वो जाके पूरी अपनी एनर्जी लूज कर दे रहा है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज हेड ऑन कोलिजन्स की टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इज़ वेरी स्मॉल, वेरी लेस होता है। हाउएवर एट ए very large distance from nucleus Coulombian force is very small, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस और कोलम्बियन फोर्स का जो होता है उसमें चांसेस वाले बहुत कम होते हैं। हाउएवर एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस कोलम्बियन फोर्स इज वीक, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोलम्बियन फोर्स वीक होगा, तो ये रिजल्ट करेगा इन द लिटिल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब लिटिल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा तो ये आपका देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इंट्रैक्शन बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डिफाइंस कोलम्बियन फील्ड इंक्रीजेज विद द increasing radial distance। so Bremsstrahlung X-rays can be produced at any high speed electron। Bremsstrahlung रेडिएशन जो होता है किसी भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो सकता है। डायग्नोस्टिक रेंज में एक्सरेज आर ऑफ Bremsstrahlung ओरिजिन, डायग्नोस्टिक में हम Bremsstrahlung ही यूज कर रहे होते हैं एट 100 kVp। फॉर एग्जाम्पल ओनली अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द एक्सरे बीम रिजल्ट्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। तो आपकी 85% जो होती है वो कौन सी होती है, वो ब्रेमस्टैलिंग होती है एंड 15% जो होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन एट 100 kVp। सो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं। व्हेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स ऑन टारगेट एक्सीड द बाइंडिंग एनर्जी इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस डिस्क्रीट एनर्जी स्पाइक्स एंड सुपर इम्पोज ऑन द Bremsstrahlung रेडिएशन। तो Bremsstrahlung हमने देख लिया, जब उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है या तो क्लोज टू द न्यूक्लियस जाता है या हेड ऑन कोलिजन होता है या फिर थोड़ा सा डिस्टेंट भी होता है बट न्यूक्लियस के नियर बाई से गुजरता है, तो जो उसकी एनर्जी लॉस होती है उसको Bremsstrahlung रेडिएशन बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंटरेक्शन। कैन बी रिजल्ट इन द इजेक्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। के सेल इलेक्ट्रॉन से होता है लीविंग एन आयनाइज्ड एटम विद अनफिल्ड इनर सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है ये रिजल्ट करता है इजेक्शन ऑफ किसके, इनर सेल इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम इट्स ऑर्बिट से, एंड के सेल इलेक्ट्रॉन से जो होता है निकलता है, तो ये आयनाइज होके अनफिल्ड इनर सेल हो जाता है। व्हेन दिस हैपन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल विल फिल, मतलब के सेल से निकला तो एल सेल वाला जाके उसकी वैकेंसी को फिल करेगा। विद दिस ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से एनर्जी डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस में जो एनर्जी लॉस्ट होती है उसको बोलते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बिकॉज इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी इज यूनिक टू ए गिवन एलिमेंट। सभी एलिमेंट्स की, सभी सेल्स की जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है।
यूनिक होती है। एंड द इमिटेड डिस्क्रीट एक्सरेज एनर्जीज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट होती है। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होता है अभी हम देखेंगे इमेज में। चलो, तो मौका आ चुका है। ये आपका है ब्राउनस्ट्रंग रेडिएशन का प्रोडक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा करेंगे तब सही समझ। यहाँ पे मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हैं जो इंसिडेंट हुए हैं। पहला सीधे जाके आपका ये इलेक्ट्रॉन हेड ऑन कोलिजन हो गया है। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, आपकी पूरी एनर्जी वो लॉस कर देगा, जिससे कि इससे जो एनर्जी निकलेगी वो आपका एक्सरेज में कन्वर्ट होके मैक्सिमम एनर्जी का एक्सरे प्रोड्यूस बनेगा। एंड देन सेकंड जो है ये बिल्कुल क्लोज नियर बाई से डिफ्लेक्ट हो गया है एंड इसने डिसलरेट कर दी अपनी एनर्जी। तो अब इसकी जो एनर्जी है, ये क्लोज इंटरेक्शन हुआ है तो ये मॉडरेट एनर्जी आपका कर रहा है प्रोड्यूस। एंड थर्ड वन विच इज़ वेरी थोड़ा सा डिस्टेंस है बट न्यूक्लियस के क्लोज डिस्टेंट है, डिफ्लेक्ट हो गया। एंड देन इसमें जो एनर्जी है वो तीनों से डिस्टेंस इंटरेक्शन है तो लो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लो एनर्जी के एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। एंड यहाँ पे आपका करेक्टरिस्टिक दिखाया गया है। करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया अपना के सेल में आया, के सेल वाले को एक्साइटेड कर दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया आपका इजेक्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, यहाँ पे वैकेंसी हो गई, एक होल क्रिएट हो गया। तो एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ये जाके के सेल की वैकेंसी को फिल कर देगा। तो फिर जब ये इधर से इधर जाएगा, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है करेक्टरिस्टिक सेल की एक्सरेज, मतलब करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो ये आपकी बन गई एक्सरेज फ्रॉम के सेल करेक्टरिस्टिक एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से होता है। अभी ये तो हमने देख लिया है। एंड आपका जो के सेल उसका होता है, ये तो हमने पढ़ लिया आई थिंक ना, हाँ लेकिन ये देखना है। हाँ, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द के सेल ऑफ टंगस्टन, जो टंगस्टन की बाइंडिंग एनर्जी होती है के सेल की वो अबाउट 70, मतलब कि एग्जैक्टली जो होती है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बट इसको 70 कंसीडर कर लेते हैं हम। देयरफॉर ए कैथोड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एनर्जी ऑफ मोर देन 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, से उसकी ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो इजेक्ट कर पाएगा के सेल इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। एंड आफ्टर एन impinging इलेक्ट्रॉन uses 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू इजेक्ट के सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमेनिंग एनर्जी जो होगी शेयर हो जाएगी बिटवीन इनिशियल इलेक्ट्रॉन एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच में। बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स लीव द एटम को लीव करेंगे, वैकेंसी क्रिएट होगी, के सेल का आके रिप्लेस कर देगा यूजुअली विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल सेल वाला जाके के सेल को फिल कर देगा। द रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन में हाउएवर कम फ्रॉम द अदर सेल्स ऑल्सो इन द एटम। So the electrons in the L cell has more energy than K cell, and in its transmission जो होगा तो L to K में इसका इलेक्ट्रॉन must give up its excess energy and the energy lost by L cell electron is radiated as a single X-ray photon, and in the tungsten the energy of this photon is approximately कितनी होती है 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एल सेल की, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी इन द के सेल एंड एल सेल। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एल सेल की एनर्जी 59 हो गई, के सेल की कितनी थी 70 माइनस 59 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फॉर टंगस्टन एनर्जी ऑफ दिस एक्सरे फोटोन विल ऑलवेज बी सेम रिगार्डलेस ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इजेक्टेड द के सेल इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें
जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, उसकी एनर्जी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ऑर्बिटल डिफरेंस की वजह से जो होती है वो वाला एनर्जी का होगा। तो मतलब एनर्जी जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक की टंगस्टन की के सेल की वो हमेशा सेम रहेगी। सो व्हेन द एल सेल इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द के सेल, जब एल सेल का इलेक्ट्रॉन के सेल में मूव करता है, इन वैकेंसी इज क्रिएटेड होती है एंड द वैकेंसी में बी फिल्ड फ्रॉम द एम सेल एंड अनदर एक्सरे फोटोन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जो वैकेंसी है वो फिल होती है फ्रॉम द एम सेल से अनदर एक्सरे फोटोन में विल बी प्रोड्यूस करेगा एंड द एनर्जी जो है एल कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की विल बी मच लेस देन दैट ऑफ के कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी। ठीक है। सो इन द टंगस्टन एल कैरेक्टरिस्टिक, टंगस्टन में एल कैरेक्टरिस्टिक होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन हैव एन एनर्जी ऑफ अबाउट 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपनी आ रही है। तो एल सेल बाइंडिंग एनर्जी इज अबाउट 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ एम सेल अबाउट 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपकी करेगी प्रोड्यूस। तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन विल बी आल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम दियर ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग आउटर सेल्स इन द टंगस्टन। उनका मतलब है कि एम सेल से जो जा रहा है फिर एल सेल में जाएगा तो उसमें भी प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि एम सेल की जो एनर्जी थी 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल सेल की 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस हो जाएगा 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा। बट ये जो एनर्जी है बहुत ही स्मॉल, एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन इज स्मॉल एंड आयनाइजेशन इन दीज आउटर सेल्स प्रोड्यूसेस मोस्टली हीट। तो इतनी कम को हीट के तौर पे हो जाती है, उसका यूज़फुल नहीं होता है। एक्सरेज दैट आर अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द एक्सरे ट्यूब, इसीलिए उसमें इनहेरेंट फिल्ट्रेशन भी होता है ताकि जो अनयूज्ड रेडिएशन आ रही वेरी लेस एनर्जी की वो वहाँ पे मतलब एब्जॉर्ब हो जाए, उसका कोई वो ना हो। अब एक्सरे स्पेक्ट्रम वगैरह को हम लोग बाद में देख लेंगे, शेप ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। अभी के लिए काफ़ी हो गया है। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर, कीप रिवाइजिंग।